कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन के अंदर। मेंस क्लास, जैसे कि आप सभी के लिए मेंस फ्रॉम बेसिक वाली सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, मॉड्यूल नंबर 2 इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। कल मैंने मॉड्यूल नंबर 1 डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि वो मॉड्यूल आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, एक बार सभी के सभी बच्चे लाइव चैट में कंफर्म कर देंगे कि आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है, दिखाई सुनाई मैं परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं। एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बताएंगे। ऑडिबल, विजिबल, परफेक्टली, ठीक है, एकदम बढ़िया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर बात करें थोड़ा बहुत, ऐसे कर, देखो मेंस के अंदर सबसे बड़ी जो मिस्टेक बहुत सारे बच्चे पेपर अटेम्प्टिंग में करते हैं कि वो कभी भी ना पूरा पेपर स्किम नहीं करते। ठीक है, पूरा पेपर स्किम नहीं करते अच्छे से, वो देखते नहीं है पूरे पेपर में क्या क्या आया हुआ है। देखो, आप अगर पिछले कुछ महीनों में एक्टिव हो और आपने आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस या फिर एसबीआई क्लर्क मेंस आपने रिसेंटली पेपर देखे हैं, तो आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जो पेपर का पूरा सेटअप होता है, ठीक है, पेपर की स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक, जो पेपर शुरू होता है, यहां से स्टार्ट हुआ पेपर, स्टार्ट से लेके और एंड तक, वो क्या करते हैं, डुएबल क्वेश्चंस को कभी भी स्टार्टिंग में नहीं डालते। ठीक है, यहाँ पे आपको मुश्किल सवाल, हार्ड क्वेश्चंस दिखाई देंगे शुरू में हार्ड क्वेश्चन दिखाई देगा, फिर एक इजी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको 2-3 हार्ड क्वेश्चंस दिखाई देंगे, फिर कुछ 2 से 3 इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर लगातार बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस होंगे, और लास्ट में बड़ी इजी सी एक डीआई डाल के छोड़ी हुई होगी। पर वो क्या करता है, वो एग्जामिनर जो है वो बच्चे की साइकोलॉजी के साथ खेलता है कि बच्चा हड़बड़ाया हुआ है, बच्चा क्या करेगा, शुरू के क्वेश्चन उठाएगा और शुरू के जो क्वेश्चन है उसी में अपना टाइम किल कर देगा। यहाँ पे मैक्सिमम टाइम किल हो जाता है, बच्चों का मैक्सिमम टाइम किल हो जाता है, और सबसे ज्यादा मोरल डाउन होता है इस सेक्शन में। पेपर शुरू किया, शुरू होते ही पहले वाले सवालों को उठा लिया। ठीक है, शुरू वाले सवालों को उठा के बच्चा पहले ही घबरा जाता है कि पेपर तो कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे वो क्या करेगा, कोई गंदा सा ग्राफ डाल देगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, कुछ डिफिकल्ट से, बहुत ज्यादा वेरिएबल से भरे भरे, डेसिमल से भरे भरे क्वेश्चन डाल देगा, कुछ अलग सा डिजाइन सा बना देगा, कुछ भी अलग कर देगा जिससे बच्चे का मोरल डाउन करे वहां पे वो। और मोरल डाउन एक बार हो गया, एक बार आपने किसी का उत्साह तोड़ दिया, एक बार आपने किसी का एंथुसियाज्म तोड़ दिया, उसके बाद आप उसको बहुत आराम से हरा सकते हो। सामने जो पर्सन है ना, अगर आप उसका मोटिवेशन डाउन कर दो ना, उसका जो अपने आप में विश्वास है, सेल्फ बिलीफ है, वो डाउन कर दो ना, तो आपने उसको हरा दिया, मतलब समझो अब वो बहुत कमजोर पड़ चुका है, वो एक मुक्के का शिकार रह गया बस। ठीक है, और वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। आपने अगर धोनी की मूवी देखी है तो आपने MS धोनी की जो मूवी है उसमें उन्होंने बोला, युवराज सिंह को खेलते देखा था ना, तो उन्होंने बोला था हम मैच यहाँ नहीं हारे, मैच हम पहले ही हार चुके थे, क्योंकि वहां पे एक दिन पहले उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देखी ना, तो वहां पे उनका मोरल डाउन हो चुका था, धज्जियां उड़ चुकी थी मोरल की। उनको देखा था यार एक बहुत गजब का प्लेयर है यार, इसके साथ कंपीट करूंगा मैं। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो मैच हुआ उसमें वो हार गए थे। तो कुछ ऐसा ही वो करते हैं, स्टार्टिंग में ही धज्जियां उड़ा देते हैं, लास्ट में इतना मतलब खुद पे इतना डाउट क्रिएट करवा देते हैं कि उससे अगला इजी क्वेश्चन भी मुश्किल लगता है, और हल्का सा इजी क्वेश्चन मिस हो गया, फिर लगातार फिर हार्ड क्वेश्चन, बच्चा इधर तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता और क्वेश्चन पेपर उसका खत्म हो जाता है और उसका टाइम खत्म हो जाता है, और वही हथियार सारे छोड़ देता। आइडियली क्या करना चाहिए, स्टार्ट विद द पेपर, देखा ये मुश्किल मुश्किल मुश्किल, फिर इजी क्वेश्चन, देखो सॉल्व नहीं करना, देखो फिर देखो बहुत सारे इजी क्वेश्चन, फिर एक इजी डीआई। आइडियली आपके सामने जब पेपर आए ना, तो स्टार्ट दिस सेक्शन फर्स्ट, जो आपके पेपर में कुछ 3 से 4 इजी क्वेश्चंस आए हैं। इससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, तब आपके लिए ये वाले क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं लगेंगे, आपको ये जो हार्ड वाले क्वेश्चन है ना, ये भी मुश्किल नहीं लगेंगे अगर पहले आप इजी क्वेश्चन कर लेंगे। एक तो अच्छा होगा कि भैया मेरा कोई सेक्शनल नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने एक डिसेंट अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, सेक्शनल मेरा निकल जाएगा क्योंकि मैंने एक डिसेंट अटेम्प्ट कर दिया है। उसके बाद अब पास होने जोगे नंबर भी हो गए, लगातार बहुत सारे मैंने मेंस के क्वेश्चन के आंसर निकाल दिए, मैच भी हो गए ऑप्शन में आंसर, तो उस हिसाब से जो कॉन्फिडेंस आता है ना एकदम से, वो कॉन्फिडेंस आपको ये हार्ड क्वेश्चंस भी करवा देता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। और सारे बच्चे तैयार हैं, एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बताएंगे हाउ द जोश, आर यू रेडी। मेंस की क्लासेस अच्छी लगती हैं कि नहीं लगती हैं, मजा आता है मेंस के बारे में सीखने में, मजा आता है मेंस की साइकोलॉजी समझने में। इन्हीं क्लासेस में, इसी यूट्यूब चैनल पे, इसी स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे और मेरी प्लस क्लासेस में पढ़ के
हर साल हजारों बच्चे मेंस के लिए अपीयर होते हैं और बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करते हैं। मेंस में आपको ये चीज टारगेट नहीं करनी कि मैं हर एक टाइप की क्वेश्चन का इलाज करूं। मेंस में आपको टारगेट करना है कि मैं अपने नंबर निकालूं। नंबर कहां से निकालने हैं और उसके लिए एक अलग ही साइकोलॉजी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। आप पहले बताएं कि आप कितना अपना इनपुट देंगे, आप अपना कितना टाइम देंगे। तो एक बार लाइव चैट में सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे हाउस द जोश, और इस सेशन को लाइक कर देंगे और अपना पूरा ध्यान एकत्र करके इधर लेके आएंगे। अगर हम इस पेपर में देखें तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बट मैं थोड़ा सा अभी वार्म अप कराने के मूड में हूं आप सबके। थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, एक हल्का सा सवाल आपको दूंगा, मैं ज्यादा मुश्किल नहीं दूंगा। चलो ये देखते हैं इधर क्या दिया गया। इसको देखो जरा, क्या डेटा है, ग्राफ है और कुछ कुछ डेटा है। देखो, समझो, पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है इस समय टेक्स्ट से। और वो ऐसे ही करता है, स्टार्टिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन डालता है ताकि आपका मोटिवेशन डाउन हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, कई बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा होगा कितना है। ये 25 है, ये 40 है, ये आपका 20 है और ये आपका 10 है, ठीक है। सो पी के लिए ये वैल्यू 25 है, क्यू के लिए वैल्यू 10 है, आर के लिए 20 है और एस के लिए 40 है, ठीक है। तो ये आपको मैंने लिख दिया। आप एक बार क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ रीड करो, फिर मैं बताता हूं। टेक्स्ट विजिबल है, ज्यादा छोटा टेक्स्ट तो नहीं है। फुल स्क्रीन कर लो बच्चों, सब दिखाई देगा। कहते हैं जो आपको ग्राफ दिया हुआ है वो बता रहा है परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इज लेस देन द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल। द लाइन ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ एडल्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर। तो मैं आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा अभी मैं ये वाला। मैं आपको बस एक चीज समझा रहा हूं कि जब आपके पेपर में ऐसा कोई डेटा लेके आए एग्जामिनर कहे कि यहां पे मैं एक रेशो दे रहा हूं जो परसेंटेज के फॉर्मेट में है, फिर कह रहा है कि मैं यहां पे एक और परसेंटेज दे रहा हूं, नंबर ऑफ एडल्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और उसके बाद कहता है मैं यहां पे दो चीजों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं और ये वैल्यू हंड्रेड्स में है, ये एडल्ट्स और चिल्ड्रन के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। सो यहां से रेशियो आएगी, उसी रेशियो से ये वैल्यू का इस्तेमाल करके दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी, ये दो वैल्यूज निकल जाएंगी, फिर यहां से तीसरी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये इतना सा काम है, बट इतने काम को करने में टाइम तो लगेगा। उसके बाद इतना काम करने के बाद फिर आगे आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, और क्वेश्चन दे रहा है सिर्फ और सिर्फ दो, तीसरा क्वेश्चन ही नहीं दे रहा, तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर दे ही नहीं रहा। तो कभी भी ऐसे सवालों की तरफ ना ज्यादा एनर्जी से नहीं जाते होते, क्योंकि देखो इधर क्या है, टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका उतना अच्छा रिटर्न नहीं है। इससे बेहतर आप पेपर के अंदर देखो कहां वन लाइनर, कहां डायरेक्ट डेटा सफिशिएंसी, कहां डायरेक्ट Q1 Q2, कहां डायरेक्ट अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टार्ट वहां से करो, इस पे भी आएंगे बट शुरुआत नहीं करते होते कभी भी मेंस में ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आपके पेपर में ऐसा वेरिएबल वाला एक नंबर सीरीज आया हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। वेरिएबल वाला नंबर सीरीज जो आया हुआ है ना, ये ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप इसको करके दिखाओ जरा मेरे को, और ये सिंपली सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और एक्स वाई जेड के बीच का आपने रिलेशन बताना है क्या होगा। कितने बच्चे मुझे तुरंत आंसर बताएंगे इसका? कितने बच्चे मुझे तुरंत आंसर बताने वाले हैं इसका? ये क्वेश्चन है, जरा जल्दी सॉल्व करो। एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन बताना है, बताओ। देखो, इसको आपने ट्रीट करना है एक बेसिक नंबर सीरीज की तरह, और इससे ज्यादा कुछ ट्रीट नहीं करना है इसके अंदर। अगर आप पहले वाली नंबर सीरीज देखो तो 180 है, 181 है, क्वेश्चन मार्क लगा लो इधर, 488 है, उसके बाद 744 है, एंड देन 869 है, ठीक है। ये नंबर निकालने वाला सवाल है।
ठीक है, इसके ऊपर ऐसा नहीं करना कि मैं छोड़ दूंगा, नहीं, +1 है यहाँ पे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो आपने बहुत की है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कुछ 44 और 12, 44 और 12 यानी कि 56। सो कुछ 256 का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, 256 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जो डिफरेंस दिखाई देगा ये तो बड़ा छोटा सा है, 125 का, 125 का डिफरेंस है। तो एक है 256 है, 256 16 का स्क्वायर होता है, बट ये यहाँ पे 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है ये, तो इसको 16 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के स्क्वायर का स्क्वायर है ये, 4 की पावर 4 है। सो इधर 5 की पावर है, इधर 4 की पावर है, इधर 1 की पावर है, तो 5 की पावर 4 की पावर, तो इधर 3 की पावर होगी, इधर 2 की पावर होगी, और फिर इधर 1 की पावर, इधर पावर 3 है, इधर पावर 4 है, तो चांसेस हैं इधर पावर 5 होगी, इधर पावर 6 होगी, और इधर पावर 7 होगी। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या कहते हो, क्या बोलती है पब्लिक? तो यहां पे अगर आप देखें 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 के क्यूब का स्क्वायर यानी कि 64। ठीक है, ये आ गया। 3 की पावर 5 कितना होता है, 243। सो अगर हम 64 इसके अंदर जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 245। 245 मिल गया। 245 में अगर 243 जोड़ दें तो 488 आ जाता है। तो हमें ये पता लग गया कि 3x + 5 की वैल्यू जो है 245 है। 3x + 5 की जो वैल्यू है वो 245 है। सो 3x की वैल्यू कितनी हो गई, 240, और x की वैल्यू 80 किस किस बच्चे ने निकाल ली थी, मुझे बता दो। x की वैल्यू 80 निकाल ली थी आपने, बताओ। ये 3x + 5 की वैल्यू आ रही है 245, तो x की वैल्यू यहां से बड़े आराम से 80 आ गई। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। बताओ येस और नो, फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको, दूसरे वाली सीरीज उठाऊंगा। येस और नो जल्दी से बताओ, क्लियर है? सही है, बढ़िया 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 बढ़िया, यही एनर्जी चाहिए मुझे। x की वैल्यू 80 आ गई। दूसरी वाली वैल्यू 34 है, 38 है, 4 का डिफरेंस है, फिर 65 है, ओके, 27 का डिफरेंस है, और उसके बाद मान लो ये क्वेश्चन मार्क है, ये 206 है, ये 242 है, तो यहाँ 36 का डिफरेंस है। ठीक है, क्या चल रहा है इसके बीच में, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 2 और 5 7 और 27 का गैप है, और यहाँ पे 36 का गैप है, 36 का गैप है। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखोगे तो 2 3, तो आगे 4 5 आएगा। ये स्क्वायर क्यूब है तो इधर स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125, तो ये 16 जोड़ा है इसके अंदर, तो ये 81 आ गया, 81। कितने बच्चों को ये आ गया था, 81। तो y + 4 की वैल्यू आ रही है 81, y + 4 की वैल्यू आ रही है 81, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 77। क्लियर है, क्लियर है बाबा? अरे क्या बात है, y की वैल्यू 77 आ रही है। ये फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है, आपको 3 सीरीज सॉल्व करनी पड़ती हैं, आई एग्री, बट ये जो नंबर है ना मेंस के हिसाब से फ्री के ही है। क्वेश्चन मार्क 732, 761, 827, 954। ठीक है, ये है आपके सामने। सो यहां देखोगे तो इन दो जगहों पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपने देखा 30 - 129 का गैप है, इधर आपने देखा तो 39 27, 39 + 27 का यानी कि 66 का गैप है, और आगे बढ़ोगे तो कितना दिखाई दे रहा है, 127 का गैप दिखाई दे रहा है। ये दोनों हमें निकालने हैं, तो ये क्या दिख रहा है, ये परफेक्ट क्यूब्स +2 हैं सारे के सारे। ये देखोगे तो 27 में 2 ज्यादा है, मतलब 3 क्यूब में 2 ज्यादा, ये 4 क्यूब में 2 ज्यादा है, ये 5 क्यूब में 2 ज्यादा है, तो 5 4 3, तो ये 2 क्यूब में 2 ज्यादा होगा, ये 1 क्यूब में 2 ज्यादा होगा, तो ये 1 + 2 3 हो गया, ये 8 + 2 10 हो गया, तो 3 जोड़ा इधर तो 722 आ गई वैल्यू, 10 जोड़ा तो 732, 722 आ गई वैल्यू। 722 किसकी वैल्यू है, 8z + 2 की, 8z + 2 की वैल्यू है 722, 8z की वैल्यू है 720, z की वैल्यू है 90, z की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। अब बारी आती है कंपैरिजन की कि 80 80 77 90 कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है, तो z है सबसे बड़ी, फिर x है और फिर y है। z है सबसे बड़ी, फिर x है, फिर y है। क्या बोलते हो? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब और क्या है हुआ इसमें,
अब आपको एक अरिथमेटिक का सवाल इसमें दिखता है जिसको फिलअप करना है आपने। अब ये वाला क्वेश्चन ना काफी बच्चे गलत करते हैं, ये वाले क्वेश्चन में काफी बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसकी आदत भी नहीं है। पहली बात तो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है, उसको समझो पहले। इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। उसके बाद आपको क्या कहता है, ये जो है ना इसको आप मिस इंटरप्रेट करते हो, आपको लगता है ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस वो है, ठीक है, ऑप्शंस उधर है, ठीक है, ये हैं केसेस, ये सारे के सारे केसेस हैं। अगर वो आपको केसेस ना देना यहां पे, सो सीधा सा आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निकाल ही नहीं सकते आप आंसर। आपको क्या करना होता है, ये सारा का सारा डेटा जो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को इस डेटा के साथ मिक्स करके चेक करना होता है कि भाई इनमें से कौन कौन सा केस इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है, पहला केस, दूसरा केस या तीसरा केस, कौन सा केस इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है, उस हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। सो आप पहले कोशिश करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, लेट्स सी कितने बच्चे आंसर बताते हैं। ये डर कौन रहा है, डरने वाला काम ही नहीं है, जब मैं तुम्हारे साथ तो डरना क्यों है। मेंस को गर्दन से पकड़े लेके आएंगे अपन। A mixture of milk, water and sugar syrup. चलो जी मैं समझाता हूँ, एक बार समझो सारे बच्चे ध्यान से, कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे। पहली पहली बार फिलअप सॉल्व करते टाइम ना टाइम लग जाता है, और ये अच्छे वाला क्वेश्चन भी अच्छे वाला है, ठीक है। ये क्या बोलता है, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है मिल्क, एक है वाटर और एक है सिरप, ठीक है, मिल्क वाटर सिरप तीन चीजें हैं, ठीक है, मिल्क वाटर एंड शुगर सिरप, ठीक है, मिल्क वाटर एंड शुगर सिरप हमारे पास तीन चीजें हैं। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझाऊंगा। कहते हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें ये तीन चीजें हैं, इसमें कहता है कंटेन्स 64 लीटर मोर वाटर देन मिल्क, ठीक है, मिल्क से 64 लीटर ज्यादा वाटर है, और एंड डैश परसेंटेज एज मच एज शुगर सिरप एज वाटर, ठीक है। तो वाटर के कंपैरिजन में डैश परसेंटेज, यहां कहता है 55%, यहां कहता है 60%, यहां कहता है 40%। तो अगर वाटर है 100 तो वो दूसरे वाली वैल्यू 55 है, ठीक है, और ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो 60-40 परसेंटेज वाइज बताया हुआ आपको। फिर कहते हैं हमने मिक्स्ड 50% मिक्सचर निकाल लिया, टोटल जो मिक्सचर था उसका 50% निकाल लिया, और उतना ही शुगर सिरप डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। देन द सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड शुगर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी 20% मोर देन वाटर, ये भी सही है। तो रिजल्टेंट क्वांटिटी जो मिल्क और शुगर की आ रही है वो 20% ज्यादा आ रही है वाटर से। सो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर वाज डैश लीटर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें लेके चलनी है साथ साथ, और समझना है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। किसी बच्चे का आंसर आया, किसी बच्चे का आंसर आया। अब इसने क्या किया समझना, मिल्क और शुगर को इकट्ठे रखा हुआ है, मिल्क और शुगर सिरप को इकट्ठे रखा हुआ है, देखना समझना मेरी बात ध्यान से, मिल्क और शुगर सिरप को इकट्ठे लिखा हुआ है। कहते हैं मिल्क और शुगर सिरप जो है ना रिजल्टेंट मिक्सचर में वो 20% ज्यादा है वाटर से, और रिप्लेसमेंट किससे हुई थी, रिप्लेस्ड विद शुगर सिरप हुआ था, ठीक है। चलो पुट करते हैं, चेक करते हैं पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन को अगर आप डालोगे तो 55% है, 55% है। दूसरे ऑप्शन को डालोगे तो क्या, ये क्या है, 4 लीटर है, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है, 416 लीटर्स, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो जरा चेक करो कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके साथ कि नहीं हो रही। सो इनिशियल मिक्सचर कितना है, 416 लीटर है, इनिशियल मिक्सचर है 416 लीटर, परफेक्ट।
आपको क्या लेना है, आपको लेना है मिल्क वाटर एंड शुगर सिरप, समझना। अब इसको अगर आप देखेंगे तो हमने देखा कि यहां पे 55% एज मच एज शुगर सिरप एज वाटर, 55% मतलब 11/20 होता, ठीक है। सो अगर वाटर है 20x वाटर है, तो उसका 55% यानी कि 11x जो होगा वो क्या होगा, शुगर सिरप होगा। ओके, ठीक बात है, बढ़िया बात है। और उसके बाद हमें बोल रहा है कि जो शुगर सिरप 64 लीटर मोर वाटर देन मिल्क, तो वाटर जो है वो 64 लीटर ज्यादा है मिल्क से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20x माइनस 64 आ जाने वाली है, ठीक है। इन तीनों का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 20 एंड 11 माइनस 64, ठीक है। 20 20 एंड 11 यानी कि 51x माइनस 64 इज इक्वल टू 416, ठीक है। और 51x की वैल्यू क्या आ रही है, 480 आ रही है। सो इधर से x की वैल्यू इंटीग्रल तो नहीं आ रही है, तो x की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आ रही है, तो इस ऑप्शन को एक बार होल्ड रख सकते हैं हम। ठीक है। और अगर आप इसमें ध्यान से देखें ना, हमें ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क दिया हुआ है, ठीक है, मिल्क दिया हुआ है यहां पे, इस मिल्क की वैल्यू दी हुई है। सो मिल्क की वैल्यू हमें दी हुई है 416, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 416, ठीक है। मिल्क को लो 416, अगर मिल्क है 416 तो कहते हैं 64 लीटर मोर वाटर देन मिल्क है, 64 लीटर मोर वाटर देन मिल्क है, तो मिल्क से 64 ज्यादा यानी कि ये 480 है, 480 है, बिल्कुल सही है। और अभी हमने देखा कि ये वैल्यू अगर 20x है तो ये वैल्यू 11x होगी। सो 20 की वैल्यू कितनी है, 20x की वैल्यू 480 है, 0 से 0 काटा, x की वैल्यू 24 आ गई। 24 का 11 गुना कितना होता है, 24 का 11 गुना कितना होता है, वो तो 264। मतलब पहले ऑप्शन के हिसाब से ये वैल्यूज आ रही हैं, ये इंडिविजुअल वैल्यूज आ रही हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर है? फिर कहता है कि 50% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 4 लीटर ऑफ शुगर सिरप। 50% ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया आपने, तो 50% निकाल दिया तो 50% रह गया, 50% निकाल दिया तो 50% रह गया, इतना रह गया, दिस इज रिमेनिंग। और जो ये रिमेनिंग है इसमें 4 लीटर शुगर सिरप डाल दिया, 4 लीटर शुगर सिरप डाल देंगे अगर, तो ये हो जाएगा बेसिकली 136। अब वो क्या कहता है कि जो सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड शुगर सिरप है, मिल्क और शुगर सिरप की जो सम ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि कितना है वो 344, 344 है। तो वो कहता है इट्स 20% मोर देन वाटर। क्या 20% मोर देन वाटर है? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, मतलब यहां पे सीधा सीधा पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आ रहा, तो पहले वाला गलत हो गया। पहले बताओ मुझे, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। तो ये गलत है, 344 नहीं आ रहा, परफेक्टली डन। दूसरे वाला चेक करते हैं, ये गलत है। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे दूसरे वाला चेक। दूसरे वाला अगर आप चेक करोगे तो 60, 10 एंड 156 है। ये 60 है, ये 10 है, ये 156 है, ठीक है। तो अगर 156 है हमारा वाटर, ये 156 है मिल्क, सो मिल्क से 64 लीटर ज्यादा वाटर है, 64 जोड़ दो इसके अंदर, 64 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 220, 220 आ गई वैल्यू। और 220 आ गई वैल्यू, इधर से कहता है 60% ज्यादा, 60% ज्यादा यहाँ पे क्या है, शुगर सिरप है देन वाटर, एज वाटर, 60% एज मच एज शुगर सिरप एज वाटर। तो ये अपनी वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आ रही है सारी की सारी मिल्क वाटर। तो शुगर सिरप कितना आ रहा है, आपको देखना है कि आपका जो पानी है, शुगर सिरप है, वो पानी का कुछ परसेंटेज है, ये पानी है 220। सो 220 का आप 60% निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, 22 का 6 टाइम्स, यानी कि 132 शुगर सिरप मिल जाएगा। तो ये दूसरे वाली क्वांटिटी हमारे पास आई है, दूसरे वाला केस हमारे पास बन के आया है, ये दूसरे वाला केस है जिससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब उसके बाद क्या कहता है, आपने 50% मिक्सचर निकाल लिया, 50% मिक्सचर निकाल लोगे तो यहां से 78 निकल गया, 78 बाकी पड़ा, इधर से 110 निकल गया, बाकी 110 पड़ा, इधर से 66 निकल गया, 66 बाकी पड़ा। और आप क्या करो, 10 लीटर शुगर सिरप डाल रहे हो, उसके बदले में 10 लीटर शुगर सिरप डाल दिया, तो ये 76 हो गई वैल्यू। अब वो क्या कहता है, वो आपको सीधी सी बात बोलता है कि सम ऑफ मिल्क एंड शुगर सिरप, यानी कि 78 एंड 76, यानी कि हो गया 154। ये जो 154 है ये 20% ज्यादा है वाटर से, 20% ज्यादा करोगे आप
तो 132 आता है, 154 तो नहीं आता। क्या ये ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वाला ओनली सी ऑप्शन है, ओनली सी ऑप्शन ही नहीं है इसमें। फॉल्स पूछा, ट्रू पूछा, ये तो फॉल्स है, ये वाली तो फॉल्स है। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये आंसर ई ऑप्शन आएगा, तीनों ही फॉल्स हैं। अब हम ऑप्शन तो निकाल ही सकते हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होएगा। तो तीनों ही फॉल्स आने वाली है, ओनली सी का ऑप्शन भी नहीं है कोई। तो तीसरे वाला भी चेक कर सकते हैं हम करना चाहे तो, बट इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अब एक बात बताओ, कितना ज्यादा मजेदार सवाल है ये। ठीक है, हमारे ये देखो कितना ज्यादा मजेदार सवाल है। अगर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, पूरा दिमाग घूमता है, अच्छे से पूरा घूमता है। एक बार ना मैं लास्ट वाला दोबारा करके दिखा देता हूं आपको। कई बच्चे हैं जिनको ये डाउट में है अभी भी, कई बच्चे थोड़े से कंफ्यूज स्टेट में हैं इसके अंदर। तो एक बार मैं लास्ट वाला भी करके दिखा देता हूं, ताकि थोड़ा सा और पता लगे। आप क्या करो, ये ब्लैंक से ना सीधा उठा के फिल कर दो 40, उसके बाद 12 और फिर 150। लास्ट में कहता है तो क्वांटिटी ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है? 150 है। फिर पहली लाइन में क्या कहता है कि वाटर जो है वो 64 ज्यादा है मिल्क से, मतलब इसमें 64 अगर आप जोड़ दोगे 214 आ जाएगा, तो इतना वाटर है। और इस 214 का 40% शुगर सिरप है। अभी तो डेसिमल में जा रहा है। ठीक है, सो इस 214 का 40% निकालोगे तो 21.4, 10% है उसका 4 गुना, तो 84 प्लस 1.6, 85.6 शुगर सिरप है, ये बोल रहे हैं यहां पे। अब क्या करना है आपने, आधा आधा मिक्सचर निकाल लेना है, 50% मिक्सचर निकाल लेना है, तो 50% बच जाएगा। बोलो समझ आ रही है मेरी बात? 50% मिक्सचर निकाल लिया, 75 निकाल लिया तो 75 बच गया। 50% मिक्सचर निकाल लिया, 107 निकाल लिया तो 107 बच गया। और 85.6 आधा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 85.6, तो ये आ जाएगा 42.8। तो 42.8 निकाल लिया तो 42.8 बच गया, ये भी सही है। अब वो आपको क्लियरली बोलता है कि मिल्क और शुगर सिरप का सम, यानी कि 75 और 42.8 का सम वो कितना होता है? 7 और 4 11, 117.8। ये जो सम है, ये 20% ज्यादा है वाटर से, इससे 20% ज्यादा। इसका 20% कितना होगा? 21.4। तो इससे ज्यादा करोगे तो ये वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही, तो ये भी गलत है। सारे गलत है, नन ऑफ दिस इज द आंसर। और कई बार ऐसा बनेगा आपके पेपर में जब सारे गलत आ जाएंगे आपके साथ। चेक कैसे करना है क्लियर है? लाइव चैट में एक बार बताएंगे चेक कैसे करना है, क्लियर है? अरे खुश हो जाओ, आपने एक मेंस का क्वेश्चन किया है यार, वो भी सक्सेसफुली किया है, खुश हो जाओ। ये छोटी छोटी खुशियां दोगे खुद को तभी मेंस पढ़ने का मन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो 12 लीटर ऐड भी तो होगा, हाँ कर दो यार। 12 लीटर ऐड नहीं किया इस बार, पिछली बार रह गया था। 54.8, 54.8 तो ये हो जाएगा 129.8। बट हो नहीं रहा अभी भी, अभी भी नहीं रहा, क्योंकि आप देखोगे ना तो 21.4 जोड़ना है, 21.4 जोड़ने पे ये नहीं आता है। ये 28.4 आ रहा है, ये 129.8 है, तो ये मैच तो नहीं कर रहा। नन ऑफ दीज ही आंसर आएगा, कोई भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, सो चलो भैया आगे बढ़ते हैं और ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस और उत्साह के साथ इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। अगले वाला क्वेश्चन, आर यू रेडी? थक तो नहीं गए? बता दो, बड़ी जल्दी थक जाते हो यार। अब ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते पेपर में जब आते हैं ना, ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते। आप में से जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो आपको, ताकि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, 5 सेकेंड स्क्रीनशॉट फटाफट। डन? डन है? चलो करो। एक कार परचेज की 2020 में 3,60,000 रुपए की, और बताया गया कि कार की वैल्यू 20% हर साल डेप्रिशिएट होती है। तो 2023 में यानी कि 3 साल बाद, इफ अ कार वाज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15% ओवर इट्स देन वैल्यू, देन व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड अमाउंट? प्रॉफिट अर्न्ड अमाउंट कितना है बताओ? सिर्फ पाई चार्ट डीआई करा दो, सब कराऊंगा, सब कराऊंगा, तुम पहले क्वेश्चन करो जो दे रहा हूं मैं।
क्या अल्टीमेट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों अल्टीमेट सवाल हैं भाई साहब। अब एक बात बताओ, 20% से वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो मैं कह सकता हूं 1/5 से वैल्यू डेप्रिशिएट होगी 1/5। अच्छा 1/5 से डेप्रिशिएट होने का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है पहले साल 20% से कम हो जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी अगले साल वो भी 20% से कम हो जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी अगले साल फिर वो 20% से कम हो जाएगी। सो ये आपकी न्यू वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, ये होने वाला है। ये डेप्रिसिएशन ये कहता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज को डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप लेते हो, मान लो आपने एक बाइक ली है, बाइक खरीदी है, स्कूटी खरीदी है, हर साल उसकी वैल्यू गिरती है ना। मान लो आपने 1 लाख की खरीदी है, तो अगले साल उसको बेचोगे तो वो 80,000 की बिकेगी, उससे अगले साल बेचोगे तो क्या पता वो 65,000 की बिके, उससे अगले साल बेचोगे तो क्या पता वो 50,000 की बिके। तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये 20% घटी वैल्यू, फिर जो वैल्यू आई फिर वो 20% घटी, फिर जो वैल्यू आई फिर वो 20% घटी। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। सक्सेसिव लगा दें वर्टिकल अप्रोच, पहले साल 5 से 4 हो जाएगी वैल्यू, दूसरे साल फिर 5 से 4 हो जाएगी वैल्यू, और तीसरे साल फिर 5 से 4 हो जाएगी वैल्यू। अच्छा, आपके पास एक वैल्यू आई होगी, इससे एक वैल्यू आ गई इससे कि भैया ये नए वाली वैल्यू इससे आ जाएगी। बट हमने क्या किया, जो नए वाली वैल्यू देन वैल्यू थी, उसमें जो देन वैल्यू थी उस पर 15% का प्रॉफिट भी कमाया, यानी कि 3/20 का प्रॉफिट भी कमाया। ठीक है, 3/20 का प्रॉफिट भी कमाया, मतलब जो वैल्यू आई तब उसको 20 पे 3 के फायदे के बाद 23 का बेच भी दिया। ठीक है, सो बस अब इसको सॉल्व कर लो, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, 4 से काटा 5 बार, 25, 25 का स्क्वायर 625, और ये कितना आ गया 23 का 16 गुना, 23 का 16 गुना, 16 दूनी 32, 16 3 48, 368 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, अगर 625 की हमारी वैल्यू इनिशियली थी तो हमने 368 की बेची है। डायरेक्ट एलिगेशन, डायरेक्ट आपका वर्टिकल अप्रोच, डायरेक्ट सक्सेसिव का सवाल था। ठीक है, 625 यूनिट की वैल्यू है 3,60,000, 625 यूनिट की वैल्यू है 3,60,000, 625 यूनिट की वैल्यू है 3,60,000, हमने निकालनी है 368 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 3,60,000 है। एक काम कर सकते हैं, 25 से काटोगे, 25 से 2 बार काटोगे, तो एक काम करो ना, ये दोनों 100 अलग कर लो, ये 3,60,000 वाले दोनों 100 है ना, इनको अलग कर लो, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। कैलकुलेशन वाइज बता रहा हूँ, 25 से काटा तो ये 4 बार कटा, फिर 25 से काटा फिर ये 4 बार कटा, तो 625 कट गया। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 का 4 गुना होता है 144, और 144 का 4 गुना कितना होता है 576, और 576 का 368 गुना करना है। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर इन द फर्स्ट केस। किस किस बच्चों का यही आ गया था, अरे बोलो भैया, बोलते नहीं हो। 576 का 368 गुना, ठीक है, इससे क्या पता लग जाएगा आपको, ऐसा सॉल्व करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने की बेची है वो चीज। बट प्रॉब्लम अभी शुरू नहीं हुई, प्रॉब्लम अब शुरू होगी, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा ना कि कितने की बेची है चीज, ये आपसे पूछा देन प्रॉफिट अर्न्ड कितना है। तो आप मान लो निकाल भी लोगे ना तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका, निकाल भी लोगे तो फायदा नहीं होने वाला। मैं यहां पे ना सिर्फ प्रैक्टिस कराने नहीं आया, आप सभी जानते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने आया हूं। अक्सर जो बच्चे, जिसने सक्सेसिव मुझसे पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो इतना करेगा, बट मुझे पता है कि वो इतना करेगा ना तो उसमें ये गलती करेगा, इसलिए मैं जानबूझ के आपको ये बताया मैंने आपको। ऐसा करोगे ना तो बहुत अच्छे से क्या होगा, आपके पास फाइनल वैल्यू निकल आएगी, बट उसने फाइनल वैल्यू पूछी कहां है, फाइनल सेलिंग प्राइस थोड़ी पूछा है। यही प्रॉब्लम होती है, उसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पूछा है। सो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन देखते ही बोला था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे गलती करेंगे। आप सबसे पहले निकालो कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। 3 साल बाद इसकी वैल्यू बनेगी 125 की चीज होगी तो वो 64 हो जाएगी वैल्यू, 125 की कोई चीज होगी तो वो 64 हो जाएगी वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। तो अगर ऐसा है तो 125 यूनिट की वैल्यू, देखो 125 की वैल्यू है पहले, अब वो 64 हो जाएगी, मतलब इतनी हो जाएगी, 64 बटे 125 हो जाएगी। अभी वैल्यू है 3,60,000। ठीक है, तो 125 का 8 गुना कितना होता है, 1,000 होता है, तो ये 8 गुना कट जाएगा, 360 का 8 गुना हो गया। ठीक है, सो 18 का 8 गुना 144 होता है, तो 36 का 8 गुना कितना हो जाएगा 288, 2880 इंटू 64। सो ये आपका बेसिकली कॉस्ट, ये आपका प्राइस आ जाएगा जो बनेगा बाद में, मतलब 3 साल बाद जो कार का प्राइस रह जाएगा वो ये है। इसके ऊपर
15% प्रॉफिट कमाया है हमने, 15% की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसके 3/20 की वैल्यू निकालनी है। 0 से काटा 144, 144 का 3 गुना कितना होता है 420 प्लस 12 432। सो 432 गुना 64 की वैल्यू निकालनी है आपने, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। 432 गुना 64, 64 का 4 गुना कितना होता है, कितना, 64 का 3 गुना कितना होता है 192, और 64 का डबल कितना होता है 128। सो दिस विल बी योर वैल्यू। 8 4 16 27648। किस किस का आ गया था ये, टू 7648 किसी का आया था? शाबाश, ये हैं मेरे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, बहुत बढ़िया। सो ये क्वेश्चन इधर से निकल के खत्म, 27648। अब आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कहता है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टिंग 7200 रुपए फॉर 18 मंथ एट कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 9 मंथ्स, हर 9 महीनों के बाद कंपाउंडेशन हो रहा है, इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस निकाल सकते हैं। अब 18 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट हुई है, 18 महीनों की इन्वेस्टमेंट, और हर 9 महीनों के बाद कंपाउंडेशन हो रही है, हर 9 महीनों के बाद कंपाउंडेशन हो रही है, आफ्टर एवरी 9 मंथ्स कंपाउंडेशन हो रही है। 9 महीनों के बाद कंपाउंडेशन हुई, 9 महीनों के बाद बढ़ गई वैल्यू, फिर 9 महीनों के बाद बढ़ गई वैल्यू, हर 9 महीनों के बाद कंपाउंडेशन हो रही है। अच्छा, पूरे 12 महीनों का रेट अगर आपको कोई दे दे और 9 महीनों का पूछ ले, तो बेसिकली आपने 9/12 निकालना है, यानी कि 3/4 निकालना है। 3/4, पूरे साल का रेट कितना है, पूरे साल का रेट है 20%, तो 9 महीनों का रेट कितना होगा, 9 महीनों का रेट होगा 15%। तो बेसिकली 15% से 2 बार कंपाउंडेशन करनी है, 15% से यानी कि 3/20 से। कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, तो पहले साल जो पैसा होगा वो 20 से 23 हो जाएगा, दूसरे साल पैसा, पहले 9 महीनों में पैसा 20 से 23 हो जाएगा, अगले 9 महीनों में पैसा फिर 20 से 23 हो जाएगा। मतलब अगर आप 400 का निवेश करोगे तो वो बन जाएगा 529, मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा 129 का। सो 129 का इंटरेस्ट आ जाएगा 400 रुपए पे। कितने पे आया, कितने पे आया इंटरेस्ट, 7200 पे इंटरेस्ट कितना आया ये निकालना है आपने। 7200 पे इंटरेस्ट कितना आया ये निकालना है। सो इतना आया। 18 गुना 12 कितना होता है, 216 होता है, 216, और 18 का 9 गुना होता है 162, 6 दूनी 12, 2322 का इंटरेस्ट आ गया, 2322 का। पर ये तो कह रहा है कि 4x + 22 का इंटरेस्ट आ रहा है, 4x + 22 का इंटरेस्ट आ रहा है, हमारा आ रहा है 2322 का। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 2300, और बस काट दो उसको, 575 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई 575। x की वैल्यू अगर 575 आ रही है तो हमने निकालना है 60% ऑफ 73x, 60% ऑफ 73x, 60% मतलब 3/5 ऑफ 73 एंड x मतलब 575। 5 से काटा आपने तो 115 आ गई ये वैल्यू। 115 का 3 गुना हो गया 445 का 73 गुना। सो दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व कर लो, कितने बच्चों का आंसर आ गया था? अरे वाह, शाबाश। 73 का 4 गुना कितना होता है, 7 चौके 28, 280 और 12 292, 202920। 73 का 5 गुना कितना होता है, 350 प्लस 365। दिस इज योर आंसर। सो 5 8 9 तो 11 और 3 14 12 32485। किस किस का आ गया था? uh, 60% ऑफ 73x ना, 3/5 ऑफ 73x 345 आएगा ना, मैंने 445 क्यों लिखा, 345 आएगा, 345। ठीक है, 345 आएगी वैल्यू। 345 का 7 गुना करोगे ना, तो 7 गुना करा तो 2100 और 7 चौके 28, 280 और 35 315, और 345 का 3 गुना कितना होता है
1035 ये आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है आई थिंक 2500 लगा दोगे ना, 25185 आ जाएगी वैल्यू। 25185 आ रही है ना मल्टीप्लाई करके, परफेक्ट 25185 आ रही है। तो ये वैल्यूज आ गई अपने पास, पहले वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू के बीच में कंपैरिजन कर दो, और 25 ये 25 के आसपास आ रही है 25185, और क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो समझ गए होगे कि मेरी दूरदर्शिता क्या थी इस सवाल के अंदर, मैं क्यों खुश हो गया था, पता लग गया कि सवाल बहुत अच्छा था, मेरे को पढ़ते ही खड़क गया था। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया यार, इधर सिखाने में मजे आएंगे। अच्छा एक बार लाइव चैट में सारे बच्चे बता दो, अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं समझ में आए हैं, अच्छा लगा है कि कुछ मेंस का पढ़ रहे हैं, कुछ तसल्ली हो रही है मेंस का पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा दिमाग में जा रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक बार बता दो सारे बच्चे यार, बता दो, घबराना नहीं है किसी से, सारे बच्चे एक साथ लाइव चैट में बता दो, मजा आ रहा है? कई बच्चों का ना एक बहुत कमजोर टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, कल ही बताया मैंने डेटा सफिशिएंसी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार रीडिंग ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट 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 स्क्रीनशॉट लोगे, ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो भाई अब इधर देखो, आपको एक मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कॉनिकल टेंट का, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, किसके इस्तेमाल से आंसर आ सकता है आपने ये बताना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ रीड करना और मुझे बताना कैलकुलेट करके। कहते हैं कि एक पर्सन वेंट कैंपिंग, एक पर्सन कैंपिंग के लिए गया और वहां पे उसने राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट लगाया अपने लिए, ठीक है। कौन के बारे में आप जानते हैं, कौन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझते हैं सारे के सारे बच्चे, बताओ कौन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, शंकु कहते हैं जिसको हम। कौन का स्ट्रक्चर में ये बेसिकली रेडियस होती है, ये रेडियस है, ठीक है, ये आपकी हाइट है और ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये कौन की रेडियस है, ये कौन की हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है स्लैंट हाइट की वैल्यू बता दो, एल की वैल्यू बता दो। सो हमसे वो चाह रहा है कि हम उसको एल की वैल्यू बता दें। अब एल की वैल्यू बताने के लिए हमें अकेली पहली स्टेटमेंट से काम चल जाएगा कि नहीं, अकेली दूसरी स्टेटमेंट से काम चल जाएगा कि नहीं, दोनों की कॉम्बिनेशन से काम चलेगा कि नहीं, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से भी काम नहीं चलेगा, आपने मेरे को बताना है यस और नो, ABCDE। जो आपका आंसर आया एक बार लाइव चैट में बता दो। पर पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना होता, अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है। देखो अब इधर आपको क्या कहता है, वो कहता है डायमीटर जो है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर का, एक सिलेंडर है कोई, हमें नहीं पता कौन सा सिलेंडर है, एक डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है, while the height is half of the height of the conical tent, ठीक है। हाइट के बारे में भी एक रिलेशन दे दिया, डायमीटर का भी एक रिलेशन दे दिया। फिर कहता है वॉल्यूम एंड द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस एंड दिस। अच्छा, जो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स की बात कर रहा है, एक सिलेंडर जो होता है ऊपर से भी सर्कल होता है नीचे से भी सर्कुलर होता है, अगर वो मेरे को बता दे कि ऊपर नीचे का एरिया कितना है, तो 2πr² एरिया है ऊपर नीचे के दोनों सर्कुलर एंड्स का। 2πr² की वैल्यू को मैं इससे इक्वेट कर दूं तो एक वेरिएबल जो मिसिंग है वो क्या, रेडियस, रेडियस आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी इस सिलेंडर की, बढ़िया। और इधर दिया हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ πr²h होता है वॉल्यूम, पाई का पता है, आर निकल चुकी है, बच गया एच, तो इससे एच भी आ जाएगा। अगर हमें हाइट पता लग गई सिलेंडर की, अगर हमें रेडियस पता लग गई सिलेंडर की, तो पहली ही लाइन में सिलेंडर और कोन की रेडियस के बीच में और हाइट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें कोन की भी रेडियस और हाइट पता लग जाएगी। और एक बार कोन की और रेडियस और हाइट पता लग गई तो बड़े आराम से यहां पे हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। बताओ ओनली 1 से पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, ओनली 2 से पॉसिबल है क्या? डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टेंट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट इज दिस। इससे कुछ नहीं निकलेगा, क्यों?
वॉल्यूम ऑफ टेंट कैप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट कितना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालना है आपने। इक्वेशन ही बन के रह जाएगी, कोई आंसर नहीं आएगा, इससे नहीं हो सकता। ओनली वन किस किस बच्चे का आ गया था? इतना साधारण सवाल था कि पेन भी ना चलाते तो भी काम चल जाता। ओनली वन इज द आंसर। मैं रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बताओ किस किस को समझ में आ गया। देखो वो पता है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपके पास ये सिलेंडर है ना, और आपके पास ये कौन है, ठीक है, आपके पास ये सिलेंडर है, आपके पास ये कौन है। मान लो सिलेंडर की रेडियस है आर, सिलेंडर की रेडियस है आर और सिलेंडर की हाइट है जो एच, ठीक है। सिलेंडर की रेडियस है आर तो सिलेंडर की हाइट है एच। पहली स्टेटमेंट में वो क्या बोलता है आपको? पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि डायमीटर ट्वाइस है कॉनिकल टेंट के डायमीटर से। डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस होगी, मतलब इसकी रेडियस आर है ना, तो इसकी रेडियस r/2 हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया। और उसके बाद कहता है कि हाइट जो है ना वो हाफ है हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट से, तो ये वैल्यू हाफ है इसकी हाइट का, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 2h हो गई, सही है, बढ़िया। अब अगर वो आपको ऊपर वाले सर्कुलर पोर्शन का और नीचे वाले सर्कुलर पोर्शन का एरिया दे रहा है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू बता रहा है आपको कि 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16632, ठीक है, 16632। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से आर की वैल्यू निकाल लोगे? आ जाएगी। आर की वैल्यू आ गई तो r/2 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, कॉमन सेंस। अब आर की वैल्यू आ गई, उसके बाद वो आपको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रहा है वो आपको। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रहा है वो कितनी, 116424, ठीक है, ये चल रहा है। अब अगर ये चल रहा है तो पाई की वैल्यू है तुम्हारे पास, आर की वैल्यू है तुम्हारे पास, बस तो एच गया ना, बस तो एच निकल जाएगा यहां से। और अगर एच आ गया तो क्या 2h नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इधर से रेडियस आ गई, इधर से हाइट आ गई, तो स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लैंट हाइट होती है सिंपली सम ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रेडियस और हाइट के स्क्वायर का सम का रूट। बोलो। तो रिपीट कर दिया अरोड़ा जी, बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दिया सर जी, रिपीट कर दो सर जी। मैंने कहा रिपीट कर दिया अरोड़ा जी, बिल्कुल कर दिया, अरोड़ा जी ने आपके लिए रिपीट कर दिया है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन कराऊं, मजा आ जाएगा, जिससे दिल खुश हो जाएगा। लो एक और डेटा सफिशिएंसी का सवाल। नहीं पहले ये करो, एक फिलअप करो यार, फिलअप में तुम खुश हो जाते हो, फिलअप में मैंने देखा तुम्हारा उत्साह ही अलग होता है। फिलअप अब दे रहा तुमको बहुत प्यारा सा, 3 ब्लैंक है, बताना इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, और एक जोश होना चाहिए, एक उल्लास होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। निपटाओ। जिस बच्चे का जो भी डाउट है, वीडियो आपके पास है, कितनी बार मर्जी देखो। सर अरोड़ा जी तो ऑन फायर हैं आज, बस आप सबका प्यार है। Pipe P or Q alone can fill a tank in 8 hours, 10 hours. P, Q, S together can fill the tank in dash hours. Q, R, S together can fill the tank in dash hours. S open after along with pipe R and they take dash hours to empty the fully filled tank. मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं आपको समझा के जाऊंगा ये क्वेश्चन, कोई कमी नहीं छोड़ने वाले आज हम। चलो मैं कराता हूं। सो बच्चे जरा एक बार समझो, मान लो मैं पहले वाले ऑप्शन फिल कर देता हूं इसके अंदर। पहले वाले ऑप्शन क्या है, 24/7, ये वैल्यू होगी 24/7, और उसके बाद इन 15, ये 15 हो गई वैल्यू, और अगले वाली वैल्यू होगी 30, ठीक है, ये सब वैल्यूज हैं आपके पास। सो हमें पता है कि P 8 घंटे लेता है, जी सही बात है, P 8 घंटे लेता है। Q कितना समय लेता है, Q 10 घंटे लेता है। और फिर PQS कितना समय लेते हैं, PQS समय लेते हैं
24/7। ठीक है, QRS कितना समय लेते हैं? QRS 15 घंटे लेते हैं, QRS 15 आवर्स। एलसीएम लेना जरा इन सबका। 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30। और 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 120। तो इन सबका एलसीएम आ गया 120। 120 इन सबका एलसीएम आ गया। 120/8 करोगे 15 आ जाएगी वैल्यू। 120/10 करोगे 12। 120 को 24/7 से डिवाइड करोगे तो 5 का 7 गुना 35 आ जाएगी वैल्यू। 120 को 15 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पे आर जो है ना वो आउटलेट पाइप है, इधर लिख दिया उन्होंने, आर आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो पी की तरफ से देखो PQRS, PQRS ये 4 तरह के पाइप है। पी की तरफ से 15 यूनिट पानी जाता है, क्यू की तरफ से 12 यूनिट। तो एस की तरफ से कितना जाएगा? PQS 35 भरता है, 35 में से 15 + 12 यानी कि 27 घटा दोगे तो 8 बच गया, तो इसकी तरफ से 8 यूनिट पानी जाता होगा। बिल्कुल सही बात है। QRS देखो, Q और R मिलके 20 यूनिट पानी डालते हैं, 8 यूनिट पानी। सो Q और S मिलके 8 यूनिट पानी डालते हैं, Q और S की तरफ से 8 यूनिट पानी जाता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे ना, QRS 15 8 120 and pipes QRS together can fill the tank together in 15 hours। 15 का 8 गुना, 10 का 12 गुना, नहीं ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, सो Q और S मिलके 20 यूनिट पानी डालते हैं, Q और S मिलके 20 यूनिट पानी डालते हैं, बट पहुंचा 8 यूनिट पानी है, मतलब R जो है वो 12 यूनिट पानी निकाल देता है। R जो है वो 12 यूनिट पानी निकाल देता है। ठीक है, तभी तो 20 - 12 8 हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है कि भैया अगर हम S को ओपन कर दें R के साथ, हम S को ओपन कर दें R के साथ, S और R मिलके -4 पानी डालेंगे, -4 पानी डालेंगे, -4 पानी होगा, मतलब बेसिकली 4 यूनिट पानी निकल जाएगा। तो भैया 120 को खाली करने में कितना समय लगेगा? 120/4 यानी कि 30 घंटे लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। तो ए तो ठीक है, ए ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। ठीक है, अब हमें अगला चेक करना है। बी ऑप्शन किस किस बच्चे ने चेक कर लिया? बी वाला ऑप्शन बताओ। बहुत ही शानदार बच्चे, तुम तो आज मचा रहे हो। सेकंड वाला ऑप्शन चेक करें, सेकंड वाला ऑप्शन चेक करें, फटाफट से बताओ वो क्या है? 80/11, 80/11, 15 and 30। 80/11, 15, 30 मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, मेरे हिसाब से चेक नहीं, ये मेरे हिसाब से ये वाला आंसर नहीं आएगा इसका। बी नहीं आ रहा ना? चलो कर लेते हैं चेक। मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, क्योंकि पता क्या है, ये सेम वैल्यूज 15 और 30 ने, जब 15 और 30 ने इसके साथ सेटिस्फाई कर दिया ऊपर वाले के साथ, तो नीचे वाले के साथ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या आ रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं, और ये जो बच्चे कह रहे हैं ना होगा, पिटाई होगी, पिटाई होगी तुम्हारी अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, तैयार हो जाओ। 8 10 PQS है 80/11, और उसके बाद ये 15। ठीक है, ये चीज है। सो भाई 8 और 10 और 80 का एलसीएम तो 80 आएगा। ठीक है, और 15 और 80 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15 और 80 का एलसीएम 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 16, तो 240 आ जाएगा। इनका एलसीएम आ गया 240। सो 240 को 8 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला? 30। 240 को 10 से डिवाइड किया तो आ गया 24। 240 को 80 से डिवाइड किया, 3 का 3 गुना 33, और 240 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 16। ये वैल्यूज आ रही हैं। सो मुझे पता क्या चला? मुझे पता चला PQRS, P भरता 30 यूनिट पानी, Q भरता 24 यूनिट पानी, S भरता कितना? 33 में से। लो भैया S आउटलेट आ गया। S तो आउटलेट है ही नहीं, S तो आउटलेट है ही नहीं, आउटलेट पाइप ही केवल एक है। क्योंकि अगर आप देखो तो यहां पे
30 प्लस 24, पी और क्यू मिलके 54 यूनिट्स पानी डालते हैं, और एस यहाँ पे कितना डाल रहा है 33, मतलब एस आउटलेट पाइप है, बट यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, सिर्फ आर के लिए मेंशन किया हुआ है कि आर आउटलेट पाइप है। बोलो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है बाबा, गलत है, माना करो मेरी बात को तुम। ठीक है, और मेरे हिसाब से उसी हिसाब से सी भी मुझे नहीं लग रहा है, इन नंबर्स के हिसाब से आप चेक कर लेना, सी भी नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, ये आपका होमवर्क है, सी चेक कर लेना ये वाला। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। जब एक सवाल टूट गया हो तो उसके पीछे नहीं पड़ा करते, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। चलो मस्त सवाल देता हूं तुमको, एकदम मस्त सवाल, प्रोबेबिलिटी का, ऐसे दिमाग खोल देगा ये सवाल। ऊपर प्रोबेबिलिटी है, नीचे दूसरा है। और मुझे आप पहले बताओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, 5 सेकंड में, फटाफट फटाफट फटाफट। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, बहुत गजब का क्वेश्चन। सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। चलो, कह रहे एक कॉइन, एक बायस्ड कॉइन है, नॉर्मल कॉइन नहीं है, एक बायस्ड कॉइन है। कहता है बायस्ड कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 42.85% more than the probability of getting a tail. If 3 such coins are tossed at once, the probability of getting 2 heads and a tail is x by y. Find the value of 40% of x plus y. करो सॉल्व करो। इसमें एक छोटा सा ठीक कर लो, ये 42.85% पॉइंट्स कर लो इसको, ठीक है। ठीक है, ध्यान से इसको करेक्ट कर लो, 42.857% पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंस बताऊंगा परसेंट और परसेंट पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। परसेंट पॉइंट्स कर लेना इधर। अजिंक्य भाई क्या हो रहा है, बताओ क्या दिक्कत आई? स्पैम नहीं करना। सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हैं। नहीं नवीन भाई, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा है ना, तभी मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा। परसेंट पॉइंट्स का क्या मतलब होता है पता है आपको? परसेंट पॉइंट्स और परसेंट का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं x इज 20% मोर देन y, और एक तरफ मैं बोलूं x इज 20% पॉइंट्स मोर देन y, दोनों का मतलब समझो। इसका मतलब क्या होता है कि x 20% ज्यादा है y से, मतलब y अगर 5 है तो x होगा उससे 20% ज्यादा, यानी कि 6, मतलब इससे रेशो आ जाती है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, अगर मैं बोलूं कि x इज 20% पॉइंट्स मोर देन y, तो बेसिकली मैं बोलता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 20%। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये दोनों बातों के बीच का फर्क है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि x अगर 42% हुआ तो y 22% होगा, तभी इनके बीच का परसेंट पॉइंट डिफरेंस 20% जाएगा। x अगर 100% हुआ तो y जो होगा ऑटोमेटिकली 80% हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस फिर 20% पॉइंट जाएगा। x अगर 45% हुआ तो y 25% हो जाएगा, ताकि इनके बीच का डिफरेंस 20% पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ परसेंट पॉइंट है, ठीक है, परसेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। अभी होता क्या है, अभी होता क्या है, ये होता 3/7, ये 14.28% का 3 गुना है, ठीक है। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी के बीच में एक रिलेशन दिया जा रहा है आपको, ठीक है। कहता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 42.85% पॉइंट ज्यादा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी से। मतलब अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी को मैं x मान लूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, फ्रैक्शन में ही ले लेते हैं, ताकि क्योंकि हम सम को फिर 1 लिख देंगे ना फ्रैक्शन में ही। सो ये 3/7 है ना, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी x प्लस 3/7 हो जाएगी, ठीक है।
और हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो तो 1 ही होता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी जो होती है वो 1 के बराबर होती है। सो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3/7 यानी कि 4/7 एंड x इज इक्वल टू 2/7। तो x क्या आ गया, 2/7 आ गया, और ये क्या आ गया, 5/7 आ गया। 2/7 प्लस 3/7। क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? क्या इतनी बात क्लियर है हर एक बच्चे को? बताओ। ये मजेदार चीज है, एकदम मजेदार। तो यहां पे क्या बन रहा है देखो, कहते हैं अगर 3 कॉइन उछाले जाएं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 हेड्स और 1 टेल आए। 2 हेड्स और 1 टेल आए। 2 हेड्स और 1 टेल कितने तरीकों से आ सकते हैं? HHT आ सकता है, HTH आ सकता है, और HHT आ सकता है, HTH आ सकता है, THH आ सकता है। ये 3 केसेस हैं जिसमें 2 हेड्स और 1 टेल आ सकते हैं। 2 हेड्स और 1 टेल आ सकते हैं, तो 3 केसेस हैं, ठीक है। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 5/7 और टेल आने की 2/7। तो 3 टाइम्स ऑफ 5/7, 5/7 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7। सो ये डिनोट कर रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये डिनोट कर रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और ये डिनोट कर रहा है टेल आने की प्रोबेबिलिटी। और ऐसे 3 केसेस बनते हैं, 1 2 3। तो सीधा आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा प्लस ऐसा करके ऐड भी कर सकते थे आप चाहो तो। जैसे कि मान लो इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/7, 5/7, 2/7। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/7, 2/7, 5/7। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2/7, 5/7, 5/7। ठीक है। सो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आएंगी। ये पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी, ये दूसरे वाले केस की प्रोबेबिलिटी, और ये तीसरे वाले केस की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इनको ऐड करोगे तो यही आएगा 3 टाइम्स ऑफ दिस। सो आप इसको सॉल्व कर लो। 5 का 5 गुना 25, 25 का 6 गुना 150, 150 बटे 343 ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। 150 बटे 343 ये प्रोबेबिलिटी आ रही है। कि वही बच्चा यहां तक पहुंच पाया था क्या? पहुंच पाया था तो मेरी तरफ से शाबाशी है, स्पेशल वाली। सर DI 360 में कितनी मेंस की DI है? DI 360 में 360 मेंस, 360 टोटल DI है, 250 मेंस की, बाकी प्री की। ठीक है। सो ये आपके सामने है। तो इधर से x/y की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि उसने बोला प्रोबेबिलिटी जो है x/y। तो x आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है 40% ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। 40% मतलब 2/5 ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 493। सो यू विल गेट 493 का डबल 986। किसी का आया था पहले वाला? ये 986 किसी का आया था पहले वाला? तो ये आपके लिए नई है चीज, ये वाली ना, ये वाली चीज आपके लिए नई है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है सीखने में। ये टोटली नई चीज है, बट अच्छा है ना यार, खुश हुआ करो। नई चीजें सीखते हो ना जब, तो खुश हुआ करोगे यार। आज कुछ गजब का सीख के आए हैं, आज कुछ अच्छा सीख के आए हैं, आज कुछ अच्छा सुनते हैं। So the ratio of Chandan's age 3 years ago to Badal's age 2 years from now is 2:5. The ratio of Chandan's age after 3 years to the Badal's age 4 years ago is this. If the present age of Chandan is this, find the value of this. तो ठीक है, बढ़िया यार, निकालो। अब ये जो रेशियो दी हुई है इस हिसाब से आप 2 नंबर मान सकते हो चंदन और बादल के लिए, 2x और 5x। मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब पहले वाली वैल्यू है 3 इयर्स अगो की, 3 साल पहले। ये 3 साल पहले की एज है, तो अभी की एज कितनी आ गई? इतनी आ गई। बादल वाली एज जो है 2 इयर्स इन द फ्यूचर है, 2 इयर्स इन द फ्यूचर, तो इसमें से 2 घटा दो तो ये प्रेजेंट एज आ जाएगी। ये भी सही है, ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई।
उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं वो कि रेशियो ऑफ चंदन एज आफ्टर 3 years। सो चंदन की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2x + 6, 2x + 3 में 3 और जोड़ दिया, 2x + 6, ठीक है। और बादल की एज में 4 घटा देना है आपने, 5x - 2 में से 4 और घटा दोगे तो यह आ जाएगा 5x - 6। सो दिस इज इक्वल टू 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 और 15, 8 और 15 का डिफरेंस कितना होता है, 7x। ये आ गया 24 और ये आ गया 18, सम कितना आ गया, 42। तो x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो प्रेजेंट एज ऑफ चंदन निकाल लो, x की वैल्यू 6 आ गई अगर, तो 6 दूनी 12 + 3 15, तो चंदन की प्रेजेंट एज आ गई 15। चंदन की प्रेजेंट एज 15 है, तो x - 5 बोला हुआ चंदन की प्रेजेंट एज, तो x - 5 की वैल्यू 15, x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 20 × 20 400 और 6 406। आया था किसी का 406? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सो इधर 986 आ रहा था, इधर 406 आ रहा था। ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 इज फार फार बिगर देन क्वांटिटी 2। अरे आनंद आया कि नहीं आया ये तो बता दो, कितना आनंद आया? बहुत सारा आनंद आया। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन दूंगा फिर, दिमाग लगने वाला, हिंट भी दूंगा और आंसर भी पूछूंगा। हिंट दूंगा पहले तो हिंट दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे आप सबसे इस क्वेश्चन का आंसर भी चाहिए। हिंट दूंगा, सबसे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं रडार ग्राफ यहां दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इज लेस देन अनएजुकेटेड पीपल। सो ये बता रहा है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पीपल के बीच में कितना परसेंटेज रिलेशन है, कि एजुकेटेड पीपल कितना प्रतिशत लेस है अनएजुकेटेड पीपल के, वो यहां बताया हुआ है, जिसकी वैल्यूज मैंने यहां लिख दी 25, 10 एंड 20, 40। इससे आपके पास एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोगों की रेशियो आ जाएगी। यहां पे क्या बताया गया, यहां बताया गया है कि अडल्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन अगर 100 हैं तो अडल्ट्स हो गए 110, चिल्ड्रन अगर 100 हैं तो अडल्ट्स हो गए 204, चिल्ड्रन अगर 100 हैं तो अडल्ट्स हो गए 170, चिल्ड्रन अगर 100 हैं तो अडल्ट्स हो गए 150। तो चिल्ड्रन और अडल्ट के बीच का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। यहां पे आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है अडल्ट्स और चिल्ड्रन के बीच में हंड्रेड्स में, मतलब ये वैल्यू है 1200, ये है 10,400, ये 7,000 और ये 8,000। 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अडल्ट और चिल्ड्रन के बीच का डिफरेंस है ये अडल्ट और चिल्ड्रन की रेशियो है, तो यहां से अडल्ट चिल्ड्रन आ जाएंगे। अडल्ट चिल्ड्रन आ गए तो उसके बाद कहते हैं टोटल पॉपुलेशन इन ईच सिटी इज इक्वल टू, आप अडल्ट का और चिल्ड्रन का सम कर दोगे तो भी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। ऑल्सो टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। तो एक बात बताओ, अडल्ट और चिल्ड्रन आ गए अगर आपके पास टोटल, तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। टोटल पॉपुलेशन से ही एजुकेटेड अनएजुकेटेड भी आ जाएंगे यहां से, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन को फर्दर एजुकेटेड अनएजुकेटेड में भी ब्रेक किया जा सकता है। अब आपको मैंने समझा दिया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे ये बता दिया, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक ODQ6 मैं लेके दिलाने जाऊंगा, पैसे तुम्हारे होंगे। चलो ठीक है, इसका आंसर बता देना। डन है बाबा? सो बोल दो एक बार लाइव चैट में कि सर हम करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और इस सेशन को लाइक कर देना जाते जाते, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। रोज होंगी मेंस की क्लासेस, कल फिर मिलते हैं।